हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन नाम सुनने में बड़ा ही फैंसी सा लग रहा होगा आपको, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बात कर रहे हैं स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की। एक अकेली चीज जिसके बारे में हम पृथ्वी से बाहर जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा इसका। आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरे चैनल पे पहली वीडियो इसरो वर्सेस सुपार्को की ही थी, जो कि वायरल गई थी, और आज बहुत टाइम बाद एक और वैसे ही टॉपिक को हम कवर करेंगे। सुपार्को क्या है, भारत और पाकिस्तान का भविष्य स्पेस में क्या है, और कैसे इसरो आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बनने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसरो के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज से 10-15 साल पहले इसरो के बड़े मिशन के कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी जहां भारत के लोगों को ही उसके बारे में नहीं पता होता था, वहीं आज इसरो का एक नया मिशन भी अगर अनाउंस होता है तो फौरन बाहर की मीडिया भी उस चीज को कवर कर लेती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड के पास भी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? जी हाँ, जब से यूट्यूब आया है शायद आप लोगों को पता चल गया हो, लेकिन दुनिया की एकमात्र सुपर पावर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन असल में साउथ एशिया में बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। 1960 के दशक के समय यानी 1960s के समय में 1961 में अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की नींव रखी थी, और इसके 8 साल बाद यानी 1969 में जाकर भारत का इसरो एस्टैब्लिश हुआ था। विक्रम साराभाई ने इसरो को एस्टैब्लिश किया था, और इसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू का भी काफी योगदान था। अच्छा, अगर आपको इसके बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1964 में ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तो 1969 में एस्टैब्लिश्ड इसरो की फॉर्मेशन में उनका कंट्रीब्यूशन कैसे रहा था। खैर, 1960 से लेकर आज तक अब चीजें काफी बदल गई है। हमें बात करनी है फ्यूचर की, तो हिस्ट्री में ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री 2 लाइन में ही कवर हो जाती है। इसरो के भेजे हुए रॉकेट्स स्पेस में जाकर सैटेलाइट्स को इजेक्ट कर देते हैं, और सुपार्को के लॉन्च किए हुए रॉकेट्स इसके पेट में जाकर फट जाते हैं। लो, हो गई पूरी हिस्ट्री कवर। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन अगर बात शुरू करें बजट से, तो इसरो का इस वक्त का बजट $2 बिलियन के आसपास है। ज्यादा है? शायद नहीं, क्योंकि नासा का बजट इसी समय $23.3 बिलियन है, और CNSA यानी चाइनीज स्पेस एजेंसी का शायद $12 बिलियन के आसपास, क्योंकि चीन एग्जैक्टली तो कभी अपना बजट बताता नहीं है। यानी स्पेस में रिसर्च करने के लिए पैसा आज भी इसरो को कम मिल रहा है, जो होना लाजमी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी चीन और अमेरिका से कम है, और उसी इकोनॉमी का कुछ परसेंटेज हिस्सा स्पेस रिसर्च में जाता है, और इसी वजह से सुपार्को का टोटल बजट है $46 मिलियन। जी हाँ, इसरो के मुकाबले भी बहुत ही कम है, क्योंकि उनका बजट उनकी इकोनॉमी के हिसाब से है। लेकिन इसरो को भी शुरुआत में कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं मिला था। शुरुआत की सैटेलाइट्स को ऐसे बैलगाड़ी में लॉन्चिंग पैड तक ले जाने वाली फोटोज आपने भी कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी, क्योंकि कई बार वेस्टर्न मीडिया ही इन फोटोज को दिखाता है ये बताने के लिए कि जब इंडिया इतना गरीब था तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इनकी क्या ही कर लेती। लेकिन ये सब वो प्राउड पिक्चर्स है उस बेहतरीन हिस्ट्री की, जिसने इसरो को आज यहाँ लाकर खड़ा किया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर कितना आगे जाने वाला है, ये शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते। एक बिजनेसमैन पैसे कैसे कमाता है अपने बिजनेस को चलाकर, वो प्रोडक्ट का हो, सर्विसेज का हो, किसी भी चीज का हो। अच्छा, एक बिजनेसमैन का नाम बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, जो कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर है, यानी जिसने $1 ट्रिलियन अभी तक कमा लिए हों। आपको गूगल पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बिजनेसमैन अभी तक दुनिया में कोई है ही नहीं। $1 ट्रिलियन की कंपनी जरूर है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल का नेट वर्थ अभी तक $1 ट्रिलियन नहीं पहुंचा है। वो इसलिए क्योंकि हमारी धरती पर एक लिमिटेशन है हर चीज के लिए। कोई अगर गाड़ियों की कंपनी है तो वो कितनी गाड़ियां बनाएगी? जितनी जरूरत है, क्योंकि गाड़ियों को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स जो कि हमारी धरती पर करोड़ों सालों से मौजूद है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, और यही जो लिमिटेशन यानी रिस्ट्रिक्शन का जो बैरियर है वो हट जाता है अगर हम धरती से बाहर जाकर स्पेस की बात करें तो। मतलब मेरे कहने का ये नहीं है कि टाटा को अब इंसानों के बाद फिर एलियंस के लिए गाड़ियां बनानी चाहिए। मेरा मतलब यह है कि इसी स्पेस को फ्यूचर में एक्सप्लोर करने के बाद हम ऐसी चीजें करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ नए नए बिजनेस आइडियाज को जन्म देगी, बल्कि ह्यूमैनिटी को भी बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगी। और मैं इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज अभी वो समय है जब कंट्रीज कम मेहनत में ज्यादा चीजें हासिल कर सकती हैं।
ये बात सच है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन वाकई कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन कितने ऐसे देश हैं आज के समय जो सीरियसली स्पेस को एक्सप्लोर करने में काम कर रहे हैं? बहुत ही कम। स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सी देशों के पास में है, लेकिन ज्यादातर के पास सिर्फ नाम के लिए ही है, जैसे सुपार्को। 5-6 सैटेलाइट्स ही सुपार्को ने आज तक स्पेस में भेजी हैं, वो भी चाइनीज रॉकेट की मदद से, जिसे लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, क्योंकि टारगेट ही सुपार्को ने खुद के लॉन्च व्हीकल को बनाने का 2040 का रखा है। लेकिन अगले साल या 2023 में शायद चाइनीज रॉकेट की मदद से चाइनीज अपने मिशन में वो शायद एक पाकिस्तानी को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। मतलब अगर ये सक्सेसफुल रहा तो एक पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट तो होगा जो कि स्पेस में होकर आया होगा, लेकिन वो मिशन वैसे पूरी तरह से चाइनीज ही होगा। वैसे मेरा सिर्फ एक छोटा सा सजेशन है, वो ये कि वो फवाद चौधरी को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। रॉकेट को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा फ्यूल जैसे लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड हाइड्रोजन जरूर देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा वेट को उठाने के लिए, लेकिन फिर स्पेस में चाइनीज लोगों के लिए बॉल वगैरह खेलने का इंतजाम जरूर हो जाएगा। खैर, फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की जाए अगर इन दोनों ही देशों की, तो अभी तो अगले 15-20 सालों के मिशन डिसाइडेड है, जिसमें पाकिस्तान कोशिश करेगा अपना पहला लॉन्च व्हीकल बनाने का। उनका एक सैटेलाइट प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें वो लोग 5 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स और 6 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, जिनका अलग अलग काम होगा। वहीं इसरो गगनयान मिशन के थ्रू खुद के वोयोनॉट्स को स्पेस में भेजने की कोशिश करेगा। मार्स, वीनस, सन, इन सब के लिए भी हमारे मिशन लगभग तैयार हैं और चंद्रयान 3 का भी मिशन जल्द ही लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम हो चुका है, जहां एक रस्सी और एक चेयर को चुन लिया गया है, जिसकी मदद से फवाद चौधरी को रॉकेट के टॉप पर बांधकर लॉन्च किया जाएगा, ताकि अगर फिर से गलती से लैंडर चांद की सतह पर बैलेंस खो देता है तो इस बार फवाद चौधरी उसके ऊपर खुद कूद कर बैलेंस को ठीक कर देंगे। खैर, ये हम कितना भी कहें कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी इंडिया के मुकाबले काफी पीछे है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड व्यू से सोचो तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी दुनिया के कई सारे देशों से आगे भी है। कैसे? तो दुनिया के कई सारे देशों के पास तो अभी भी स्पेस एजेंसी ही नहीं है। कई देशों के पास है तो हालात सुपार्को से भी बुरे हैं। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ये एक बहुत अच्छा मौका है इस स्पेस रेस को, जो कि ऑफिशियली आज से 60-70 साल पहले शुरू हुई थी अमेरिका और सोवियत की स्पेस दौर से, इसमें अपनी एक अलग पहचान बनाने की। आज इसरो को काफी पैसा आता है बाहर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से, जब हम उनके रॉकेट्स को सस्ते में लॉन्च करते हैं। इसरो काफी पैसा कमाता है ऐसे। और क्या ये भविष्य में सिर्फ रॉकेट्स तक ही सीमित रहेगा? नहीं, ये इंसान जब तक इस धरती पर है, मतलब हम मार्स तक तो पक्का जाने वाले हैं, और एक ही शुरुआत की जरूरत होती है। समय जरूर लगेगा, लेकिन इंटरप्लैनेटरी मिशंस, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, ये सब चीजें पॉसिबल होंगी। एक कंपनी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर लोगों को लेकर जाएगी, एस्ट्रॉइड्स की माइनिंग की जाएगी, वहां से मिनरल्स को माइन करके वापस धरती पर लाया जाएगा, और ये सब फ्यूचर में होगा। और करेगा कौन? ऐसी ही कंपनी जो कि स्पेस फील्ड में होंगी। खैर, कल किसने देखा है, लेकिन शायद आज की ही गिनी चुनी कंट्रीज की कंपनीज हो सकती हैं जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन आज ही फल फूल रहा है। यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और यही स्पेस यानी अंतरिक्ष फ्यूचर के लिए कुछ सबसे बड़े बिजनेस आइडियाज में से एक है। और मौका एशियाई कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 21st सेंचुरी अपने खत्म होने के साथ साथ पूरे पावर का ट्रांसफर वेस्टर्न वर्ल्ड से उठाकर एशियन कंट्रीज की तरफ कर जाएगी, और एक बहुत अच्छा मौका है इस तरह के बिजनेसेस को फ्यूचर में पनपने के लिए। यानी अगले 15-20 सालों के लिए तो खैर भारत और पाकिस्तान का स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्लान्स तैयार है, लेकिन फ्यूचर में कोशिश ये करनी है कि आज की मौजूदा सुपर पावर्स के साथ ये कंट्रीज भी अपना एक अलग सा नाम बनाकर उभर कर आए। वैसे अभी भी इसमें समय है, हम ये सब अभी सोच सकते हैं, कब तक होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन कई बार चीजें उतनी दूर होती नहीं है जितनी दिखती हैं। आप लोगों की क्या राय है इस स्पेस एक्सप्लोरेशन की चीजों को लेकर के? और अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसा मौका मिले दूसरे प्लेनेट पर जाकर रहने का, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।